हेलो बच्चों। तो हम लोग जे एडवांस 2023 का पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे 11th और 12th हम लोग ने पढ़ा है ना, उसमें कितना पार्ट आता है वो सब देख लिया जाए कि 11th में कितनी चीज़ें, कितना क्वेश्चन है, 12th में कितना क्वेश्चन है, वो सब देखना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे 11th की बात करो तो पेपर 1 में 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें मतलब 11th में जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, पीएनसी और इन सब के हिसाब से उसमें 8 क्वेश्चन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा, सॉरी 12th में आ जाता है वो। 11th में बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका और बाकी जो भी चीज़ें हैं। तो 8 क्वेश्चन उससे हैं। स्टैट्स भी 11 में पढ़ा हमने, वो 8 क्वेश्चन उसमें मिला के। और 12th में 9, जैसे कैलकुलस हो गया पूरा, है ना, और वेक्टर 3D, तो वो 12th में, और इन्वर्स ट्रिगो मिला के उसमें 9 क्वेश्चंस हैं। तो अभी मान लो अगर तुम्हारा 12th बहुत बहुत अच्छा है तो तुम इसमें स्कोर कर सकते हो, या 11 बहुत अच्छा है तो इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबरी परसेंटेज है ना। ठीक है, अब टॉपिक वाइज देख लेते हैं। तो टॉपिक वाइज में एलजेब्रा के 6 क्वेश्चन, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को मिलाते हुए 12th और 11th को मिक्स करके पूरा 6 6 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि इन्वर्स और ग्राफ वाला था। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता है वो टेंजेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, और वो सब हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का कैसे निकालते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, वो सब के क्वेश्चन थे इसमें। कैलकुलस में लिबनीज और लिमिट और ग्राफ एरिया, ये सब हमें देखना है, मतलब ये सब था उसमें। वेक्टर 3D में पैरेललोपाइप का वॉल्यूम, शॉर्टेज डिस्टेंस, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन है। और स्टैट्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। स्टैट्स मतलब हमने जितना पढ़ा है नॉर्मल सा वही गाला है। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं था, कुछ 2-4 क्वेश्चन थे जो कि अच्छे थे, है ना। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 0 से 1, 1 से 2, और ये एस है और ये टी सेट दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, और मतलब कौन सा इसमें फंक्शन, जैसे फंक्शन की बात कर रहा है ना, तो फंक्शन में एक सेकेंड, फंक्शन में एफ इज सच दैट एस टू टी हो रहा है, ये दिए, मतलब ये हमको देखना है। तो अभी एस क्या है, एस हमारा एक 0 से 1 पूरा, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे एक्स हो सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स हैं। लेकिन ये जो टी है ना, उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है, 0 1 2 3। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ कंसेप्चुअल देखना है। देर आर इन्फाइनेटली मैनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे एक्स हैं, तो जैसे 0 से 1, फिर क्या है 1 से 2, 1 पे ओपन है, ठीक है, 1 से 2, उसके बाद 3 से 4। ठीक है, अभी 0 से 1 में बहुत सारे एक्स हैं, उन पे बात करेंगे कि मैनी वन बहुत सारे बन सकते हैं फंक्शन, है ना। जैसे टोटल फंक्शन हम लोग पढ़ते थे, इसकी भी वैल्यू 0 है, उधर अगले वाले की वैल्यू 1 है, फिर हो सकता है 0। इस तरह से अगर बात करेंगे तो फिर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन तो हमारा ऐसे ही दिख रहा है ना। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि बढ़ती वैल्यू, है ना, एक्स के साथ बढ़ते हैं, बढ़ते रहना है। अब यहाँ पे है इनफाइनाइट एक्स, है ना, इनफाइनाइट एक्स है। तो इनफाइनाइट एक्स में अगर बात करें, हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यू है। अगर हमने कहा कि किसी एक पॉइंट पे 0 है, तो अगले पॉइंट पे मान लिया 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है ना। तो उसके बाद तो जाना नहीं है, अब वापस तुम्हें लौट के वापस आना पड़ेगा ये 0 1 2 3 पे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 0 से 1 और 1 से 2 और 3 से 4 में जो हम लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, वो मिल नहीं पाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये गड़बड़ हो गया। अब नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में जिसमें हमने ब्रेक ना हो, है ना, अपने डोमेन में वो एकदम, मतलब ऐसा ब्रेक कहीं नहीं आना चाहिए। तो जैसे 1 से 2 है, 2 से 1, 0 से 1 है, 1 से 2 है, और सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं। तो 4 वैल्यूज़ के हिसाब से मान लिया कहीं पे इसकी वैल्यू 0 हो गई, कहीं पे 0 हो गया, हो सकता है नेक्स्ट वाले में भी 0 हो सकता है इधर भी 0।
ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 0 है, इधर 1 वैल्यू है, फिर आगे हमारा 1 है, हो सकता है 2 है ना। तो कहने का मतलब है कांस्टेंट टाइप से हर एक पार्ट में कांस्टेंट टाइप का फंक्शन बन रहा है ना। अब बात बात करें अगर बीच में ही तुमने कहा कि नहीं, इसको अगर हम लोग बीच में कहीं ब्रेक करके देखते हैं, 0 से 1 मान लिया ऐसा तुमने बनाया, ठीक है, और उसके बाद तुमने यहाँ पे तोड़ के फिर यहाँ पे चले गए, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ ना, ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस वाले, तो वो पूरा पूरा जो x लिया है ना वो एक ही वैल्यू, पूरा ये जो इंटरवल है ना वो एक एक ही वैल्यू लेगा। तो आप जैसे यहाँ पे कितने इंटरवल हैं, 3 है, तो ऐसे नहीं करते हैं, ए बी सी है और इधर तुम्हारा एल एम एन ओ है, तो ए के पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो ये एक इंटरवल दिखा रहा है। फिर ऐसे ये भी एक इंटरवल दिखा रहा है, ये भी, क्योंकि 4 ही वैल्यूज़ हैं, है ना, जैसे 0 से 1, फिर ये 1 से 2 और फिर ये 3 से 4 है। तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी, अगले वाले के लिए 4 पॉसिबिलिटी, अगले वाले के लिए 4 पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मैक्स जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो हमारे 4 4 64 तक जा सकते हो। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन में एनी वन, मतलब मोर देन वन है, तो फिर हम लोग ये बोलेंगे ना कि 120 से तो कम ही आ रहा, तो ये वाला हमारा सही है, ठीक है। अब जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है यहाँ पे, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, जैसे ये वाला नहीं है ना, कॉर्नर पे ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट बन रहे हैं, तो वो अपने डोमेन में कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, 0 से 1 में कोई एक वैल्यू देगा, 1 से 2 में कोई एक वैल्यू देगा। अब ये जो भी ग्राफ बनाओगे वो ऐसे ही बनने वाला है ना, और उसमें देखो उसके बीच में ऐसी लाइन है, तो मतलब ये डिफरेंशिएबल भी हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये भी आंसर हमारा ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, ठीक है। T1 T2 यहाँ पे दो कॉमन टेंजेंट्स हैं, और उसका एक इलिप्स दिया है, एक पैराबोला दिया है, टेंजेंट T1 टचेस, बना लेते हैं इसको ना। एक हमारा इलिप्स है, एक हमारा पैराबोला है, ठीक है ऐसे। फिर कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट T1 T2 बना रहे हो, तो T1 क्या है, टच कर रहा है P को, ये P हमारा पैराबोला है, P को टचेस P को यहाँ पे A1 पे और E को A2 पे, तो तुमने एक यहाँ पे टेंजेंट बनाई, ठीक है। इसको तुमने कहा कि P को A1 पे और इसको A2 पे, ठीक है। अब क्योंकि देखो ग्राफ सिमेट्रिकल है ना, तो अगर कॉमन टेंजेंट बना रहे हो तो इधर से ही तुम्हारा दूसरी वाली लाइन, मतलब इसी से इधर से बन जाएगी, और क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से, एक्स एक्सिस के हिसाब से दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल हैं, तो ये तुम्हारा इस तरह से बनेगा। फिर T2 टचेस P एट A4, मतलब ये A4 है और ये A3 है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर बन रहा है। अब ये कोऑर्डिनेटर कैसा है, दिख रहा है कि हमारा ये ट्रेपीजियम टाइप का है, ऐसा है। अब इसमें बस वही हमें पैरेलल साइड्स बताओ और डिस्टेंस बिटवीन पता हो तो एरिया निकल आएगा। बाकी अब कोई हम लोग निकालते हैं यहाँ पे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन, निकालना पड़ेगा हमें ना। तो एलिप्स की होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 6 है, प्लस बी स्क्वायर 3 है। अब क्योंकि कॉमन टेंजेंट तो m दोनों का सेम रख के पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए हमारा 3 है। ये दोनों सेम सेम मतलब सेम लाइन है, तो इसका एम एक्स इसीलिए एम हमने यहाँ लिया है सेम लाइन की वजह से। तो ये जो अंडर रूट 6 एम स्क्वायर प्लस 3 है वो 3/m के बराबर होना चाहिए, और डिपेंडिंग ये प्लस और प्लस के हिसाब से, या अगर m के एल में माइनस लोगे तो इधर भी माइनस ले लेना है, ठीक है। तो हमारा जो मतलब सॉल्विंग का बचा हुआ है यहाँ पे 6 m स्क्वायर प्लस 3, ये जो है वो 3/m के इक्वल होना चाहिए। अंडर रूट 6 m स्क्वायर प्लस 3 जो है वो 3/m के इक्वल, स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। अब वो 3 तो काट सकते हो यहाँ पे,
तो यहाँ हो जाएगा 2m² प्लस 1/3m²। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 2m⁴ और प्लस m² -3 आएगा। तो m² की वैल्यू अगर देखो तो यहाँ पे m² दिख भी रहा है ऐसे, 1 डालने पे देखो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही, तो m की वैल्यू क्या होगी +-1। ठीक है। बाकी इसका m² को t मान के क्वाड्रेटिक मान के भी आगे बढ़ सकते थे। ठीक, तो अभी जैसे ये ट्रांजेंट की इक्वेशन बात करें तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 डालने पे y = x + 3 आएगा, और दूसरा आएगा y = -x - 3। तो ये जो लाइन है y = x + 3 हो गई, और ये लाइन y = -x - 3 हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हुआ -3, 0। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा टेंजेंट T1 T2 है वो x एक्सिस पे -3, 0 पे कट रहा है, तो ये सही है सी। अब मोर देन 1 है तो अभी A1 A2 A3 A4 का हमें एरिया चाहिए होगा। ठीक है, ये जो है लिखा हुआ है ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आ रहा है, ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, लेकिन अलग अलग कर्व के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं ना हम लोग। ये पैराबोला के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एलिप्स के रिस्पेक्ट में है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है t = 0। t मतलब टेंजेंट का जो रिप्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एलिप्स के लिए x² का हो जाता है x(x1), तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एलिप्स के लिए क्या हो जाएगा x(x1), x इंटू x1 कितना है बाहर वाला पॉइंट -3/6, और y1 तो y इंटू 0/3, तो -3x = 6 आ रहा है, x क्या लोगे -2। ठीक है, फॉर पैराबोला क्या हो जाएगा y² = कितना था 12x था, तो यानी y1 तो वो 0 ही हो गया, y इंटू 0 और 12x है, 12x + x1/2 x प्लस, तो x = 3 आ गया। मतलब ये लाइन हमारी x = 3 है और ये x = -2 है, तो बीच का डिस्टेंस पता चल गया 5 है ये। अब तुमको चाहिए कि वो ये भी पैरेलल साइड पता चल जाए तो इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे अब इंटरसेक्शन निकालना है तो x = 3 आया है, y² = 12x है, तो y² की वैल्यू क्या हो गई 36, तो y = कितना हो गया +-6। ठीक है, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 3,6 और 3,-6 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एलिप्स के लिए देखो तो एलिप्स में हमारा x = -2 रखना है, तो यहाँ पे -2 डाल दिया, तो 4/6 है ना। यहाँ पे ये जो एलिप्स है इसमें x की वैल्यू -2 डाली, ये वाला इंटरसेक्शन चाहिए हमें ये वाला, तो इसमें x की वैल्यू -2 है। 4/6 मतलब 2/3, उधर जाके हो जाएगा 1 - 2/3, तो 1/3, 3 कट गया, y की वैल्यू आ गई +-1। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये आएगा -2,1 और -2,-1। अब एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है 6 है, ये 6 है तो 12 हो गया, और 1 और ये -1 है तो 2 हो गया, तो 12 + 2, और जो बीच में हाइट है वो क्या हो जाएगी 5, 35। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ट्रेडिशनल टाइप से नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और वो सब चीज़ें हम लोग जो पढ़ते हैं वो सब इसमें यूज़ हो गया, कॉमन टेंजेंट भी आ गया है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 0 से 1। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें fx में दिया हुआ है और स्क्वायर रीजन मतलब 0 से 1 में स्क्वायर रीजन, और वो जो स्क्वायर रीजन बनेगा उसमें तुम्हें fx चाहिए होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। x³ - 3 - x² + 5/9x + 17/36 है। ठीक है, तो fx हमारा x³ / 3 - x² + 2/9x + 17/36 है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको।
5/9 है, 5/9 x प्लस 17/36 है, ठीक है, 5/9। अब इस ये जो एफ एक्स है इसके बारे में थोड़ा हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फिर क्वेश्चन के बारे में और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे 0 से 1 की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स, जैसे एफ एक्स 0 से 1 में क्या बनेगा, तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स कर लिया इसका, x² - 2x प्लस 5/9, 9x² - 18x प्लस 5, ठीक है, 9x² - 15x -3x प्लस 5, 3x कॉमन, 3x - 5, -1 कॉमन, 3x - 5, यानी 3x - 1 और 3x - 5। अब देखो 5/3 वाला तो देखना है, 5/3 वाले में तो जाना नहीं क्योंकि हमें 1 के आगे नहीं जाना, 1/3 पे देखना पड़ेगा। तो 1/3 पे अगर बात करेंगे तो एट x = 1/3 एफ एक्स का मैक्स होगा, लोकल मैक्स, है ना। 1/3 के आगे देखो स्लोप का साइन नेगेटिव है और 1/3 के पहले क्या है, स्लोप का साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लोकल मैक्स होगा वहाँ पे। अब उसकी वैल्यू कितनी है वो भी देख लेते हैं, f1/3, 1/81 -1/9 प्लस 5/9, 1/3 प्लस 17/36, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि इसका क्या एलसीएम होगा। यहाँ पे 9 तो दिख रहा है और यहाँ 81 है, तो 81 हो गया और 4 हो जाएगा, 81 × 4 ये होगा इसका एलसीएम। और फिर यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ पे 36, 60, ठीक है, $153 कितना हो जाएगा ये। अभी 36 में ये कितना, 64 में 36 अगर माइनस करोगे तो 64 - 36 कितना हुआ ये, 28, 64 - 36 मतलब 28 हुआ, प्लस 153/324, ये इसका अभी यहाँ पे 1/3 पे मैक्स वैल्यू है, ठीक है। तो हमें सब पता चल गया ना। अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था, एफ एक्स हमारा है, जी जो है वो y ग्रेटर देन एफ एक्स बता रहा है, और जी को हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन रीजन, और आर को बोल रहे हैं हम लोग रेड रीजन, वाई क्या है, ग्रेट लेस देन एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स का हमें 0 से 1 चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है एच 0 से 1 के बीच में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे हम लोग, इसी के बीच में देखना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं कि पहले एफ का ग्राफ समझ ले, उसके बाद फिर जी ग्रीन रीजन और रेड रीजन देखना है, रेड रीजन है ना, ग्रीन रीजन, और आर क्या है, रेड रीजन, जो कि हमारा नीचे वाला है, ठीक है। तो 0 से 1 में हम लोग ने स्क्वायर ए, इस पे हमने एफ एक्स का ग्राफ बनाया। तो 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 17/36 है, ये हमारा कितना है, 1/3 पे आ रहा था। अब 1 पे वैल्यू कितनी जाएगी इसकी, f1 की वैल्यू होगी 1/3 - 1 प्लस 5/9, देख लेते हैं एक बार, है ना, प्लस 17/36, इसका 36 हो गया, 12 -36 प्लस 20 प्लस 17, ठीक है। तो कितना हुआ ये, 32, 13/36, ये 13/36 है, 17/36, और ये हमारा कितना है, 181/324, समझ में आया, ठीक है। अब इसके ये हमारा एफ वाई ग्रेटर देन एफ एक्स लिए उसने ग्रीन रीजन बोला, मतलब ये हमारा पार्ट जो है वो ग्रीन रीजन बता रहा है जी के लिए,
और उसके बाद नीचे वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, रेड रीजन। ठीक है, अब चलो ये हमने ग्राफ बना लिया है जिसमें ऊपर ग्रीन रीजन जी और इधर हमारा रेड रीजन आर बता रहा है। तो ऊपर वाला ग्रीन है जी और नीचे वाला आर आर। अब एच की वैल्यू दी गई थी 1/4, मतलब ऑप्शन के हिसाब से देख रहे 2/3, ऐसे ही देख के अभी समझ में आ जाएगा मैं। ठीक है, देखना। अच्छा 2/3 पहले पड़ेगा कहाँ वो भी देख लिया जाए, है ना। ये जो है हमारा, ये इसकी वैल्यू जो है वो 2/3 हमारा ऊपर पड़ेगा इससे, यहाँ पे ये 2/3 है। और 1/4 जो है वो इससे भी नीचे पड़ेगा, 1/4 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमको एक और चीज़ निकालनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये लिखा है तो एफ एक्स के, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, ये जो एरिया एफ एक्स का है वो हम लोग रेड रीजन निकाल रहे हैं। रेड रीजन जो है वो आ जाएगा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स निकाल लो तो उसका एरिया पता चल जाएगा। 0 से 1 में इसका इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4/12 मतलब 1/12 माइनस x³ 1/3 प्लस x²/2 5/18 प्लस 17/36। ठीक है, 36 एलसीएम हो गया। बस इतना कैलकुलेशन है, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, इतना आ गया। कितना हुआ देखो, ये 13 हो गया, उसमें से -12 एक और 18/36 मतलब 1/2 आ रहा है। तो ये जो रेड रीजन है उसका एरिया 1/2 हो गया, तो ग्रीन रीजन का भी एरिया क्या हो गया 1/2। तो ग्रीन भी हमारा 1/2 है, रेड भी हमारा 1/2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एच 1/4 से 2/3 सच दैट एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन इक्वल्स द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन। मतलब एक लाइन ऐसी है जो ग्रीन रीजन का जो एरिया ऊपर है वही नीचे मतलब इक्वल करके डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो 2/3 पे तो यही हो गया, तो ये एरिया कितना हुआ अगर इसकी बात करेंगे तो हम लोग ये 1 और ये 2/3 है ना, इतना हो गया, तो ये 1/3 बचा। ये एरिया हमारा 1/3 हुआ। अब 2/3 का अगर मान लो पूरा एरिया ग्रीन का हाफ था तो आधा कितना होगा 1/4। उसने कहा इक्वल इक्वल करना है तो 1/4 होगा। अब ये 1/3 के तुम और नीचे आओ तो वो एरिया बढ़ेगा, जबकि हमें ऊपर जाना चाहिए ताकि हम लोग बोले कि वो 1/3 से 1/4 पहुंच गए, क्योंकि ग्रीन का एरिया हाफ था, हाफ और करना है। तो इसका ये मतलब है कि तुम नीचे आने पे वो जो पहला ऑप्शन है ना वो इक्वल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। समझ में आया, पहला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन, रेड रीजन अबव द लाइन, मतलब एक लाइन ऐसी 1/4 से 2/3 के बीच में कि रेड रीजन अबव द लाइन इक्वल्स द रेड रीजन बिलो द लाइन। रेड रीजन अबव द लाइन, अब वो 1/2 एरिया है पूरे का रेड रीजन का, और हमें दिख रहा है ना 1/4 ही अगर ले लो तो ये 1/4 एरिया होगा इतने का, है ना, ये 1/4 होगा ये वाला, है ना, ये एरिया 1/4 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सही है, 1/4 पे ही एच ले लो तो वो डिवाइड कर रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन इक्वल्स द एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो द लाइन। ठीक है, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन और एरिया ऑफ बिलो रेड रीजन बिलो द लाइन। ठीक है, तो जैसे मान लो 1/2 में ऑलरेडी पता है, ये वाला अगर बात करो तो ये हमारा 1/3 है, और अभी देखो ग्रीन रेड का एरिया कितना 1/2 है। ठीक है, तो अब उसको नीचे करोगे तो ऊपर का एरिया बढ़ेगा। ठीक है, कहाँ तक बढ़ेगा, अभी यहाँ तक तो बढ़ेगा ही। अभी तक भी यहाँ तक जब आ गए हो तब भी हमारा ये एरिया तो 1/2 ही रहा, और ऊपर वाला एरिया 1/2 से थोड़ा कम है, क्योंकि इतना ये जो इधर इधर वाला है इसको मिला के 1/2 है। तो जैसे ही तुम इस लाइन के नीचे आओगे तो रेड वाला कम हो जाएगा थोड़ा सा,
और ग्रीन वाला बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना। और हमें पता है कि जैसे ये 1/2 से थोड़ा कम हो रहा है तो यहाँ तक आते आते, ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं हमें ऐसा मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा कि ग्रीन एरिया जो ऊपर है और रेड एरिया जो नीचे है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ लाइन है तो यहाँ लाइन में क्या है, नीचे पूरा हाफ है और ऊपर ग्रीन एरिया जो कि हाफ से कम है। जैसे नीचे जाओगे ग्रीन एरिया बढ़ेगा, रेड कम हो जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते और रेड कम होते हुए दोनों कहीं ना कहीं बीच में इक्वल, है ना। तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है, ठीक है। there exists an edge belongs to area of red region above the line or area of green region below the line, area of red region above the line और area of green region below the line, ठीक है। एरिया ऑफ रेड रीजन अबव द लाइन और एरिया बिलो द, मतलब ग्रीन रीजन का लाइन के बिलो देखना है तुम्हें। तो अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ से तुमने स्टार्ट किया तो अभी तो ये पूरा पूरा नीचे है ना, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो अभी तो कुछ नहीं। जैसे तुम नीचे आना स्टार्ट करोगे, है ना, तो ये वाला एरिया कुछ आएगा। अभी इसके ऊपर की बात हो रही, लाइन के ऊपर रेड देखना है, तो इस लाइन के ऊपर कुछ रेड नहीं है। जैसे ही नीचे आओगे तो यानी कुछ एरिया आएगा, और यहाँ तक आते आते ग्रीन तो है ही है ना नीचे। अभी इसी लाइन से देखना, फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि जो भी लाइन बनाओ उसके ऊपर रेड वाला एरिया और नीचे ग्रीन वाला एरिया बराबर है, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो हमने एक लाइन देखी कि ऊपर रेड नहीं था, जैसे नीचे गए और ग्रीन है अभी, है ना, ये वाला ग्रीन है, जैसे ही नीचे गए रेड थोड़ा आएगा और ग्रीन कम हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे तुम नीचे आओगे तो नीचे आते आते यहाँ तक तो ग्रीन खत्म हो रहा है, यहाँ तक ग्रीन खत्म हो रहा है, ऊपर रेड बच रहा है, मतलब ऊपर वाला जो एरिया है वो रेड है, नीचे ग्रीन है ही नहीं। तो हमें दिख रहा है ना कि जैसे यहाँ रेड नहीं था, बीच में आते आते रेड थोड़ा सा ऊपर आया तो ग्रीन हमारा थोड़ा नीचे रहा, है ना। ये वाला पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट मिला के ये हमारा एरिया बन सकता है, ठीक है। तो लॉजिकली हमने इसको सॉल्व कर दिया कि इसको ऐसे देखोगे तो नीचे आने में ये वाला एरिया और ये पूरा ग्रीन का एरिया कम हो रहा है नीचे आने में, और रेड बढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फंक्शन दिया है 0 to 1 f(x) इक्वल टू रूट एन, एक्स बिलोंग्स टू 1/n+1 से 1/n। अब इसमें जो x है ना, वो हमारा x जो है वो इसके बीच में है, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है g। अब देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमारा सैंडविच टाइप से लग सकता है, क्योंकि एक फंक्शन इधर वाला फंक्शन के बीच में gx है और लिमिट तुम्हें इसकी पूछी जा रही है ना। तो कहने मतलब है हमारा लग सकता है यहाँ पे। अब बात ये है कि इसको f(x) को x टेंडिंग टू 0 के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जैसे मान लो n की वैल्यू तुम्हें x टेंडिंग टू 0 तब जाएगी ना, x जब 0 जाएगा तब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा, और राइट साइड ही रहोगे, 0 से आगे ही रहना है, 0 प्लस ही रहोगे, है ना। तो x n इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जैसे ही तुम इन्फिनिटी जाओगे तो वो n+1 और n दोनों ही इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, मतलब कहने का मतलब है जो वैल्यू है दोनों 1/n+1 कन्वर्जेस टू 0 और 1/n भी वहीं जाएगा, इन्फिनिटी पे जा रहे हो, है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग, ये इंटरवल था, ये पूरा इंटरवल था, इसमें तुम्हारा x की वैल्यू है, अब यही पूरी वैल्यू एक जगह कन्वर्ज हो रही है और वो वैल्यू क्या है, वो 0 जा रही है कि नहीं, है ना, 0 जा रही है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू 0 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट तो बचा फिर 0 पे, और वो भी टेंडिंग टू, है ना। अब n और x को डायरेक्टली हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर n+1 लिखो या n लिखो इन्फिनिटी के लिए वो सेम बात है, तो x इक्वल टू 1/n टाइप का तुम्हें दिखेगा,
है ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x इक्वल टू 1/n टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप fx क्या लिख सकते हैं अगर हम लोग x टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं, fx gx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, fx की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू डालो 1/√x, और gx तो अभी gx देखते हैं, समझ में आया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को इतना समझने के बाद सॉल्विंग करनी है। तो fx का पूरे में मल्टीप्लाई किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो हमें ये दिख रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, प्लस में ही रहोगे fx gx जो है वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2√x, और fx की वैल्यू √x है ना, और इधर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² x 1 माइनस टी बाई टी डी टी बाई √x, fx की वैल्यू डालिए। तो देखो उधर से तो लिमिट आ गई 2, है ना, √x तो लिमिट आ गई। अब इधर से भी अगर लिमिट 2 आ जाए तो फिर सैंडविच थ्योरम के हिसाब से बीच वाले की लिमिट भी हमारी 2 ही हो सकती है। तो अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि ये लिमिट सॉल्व करनी है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² से x √1 माइनस टी बाई, अब ये 0/0 फॉर्म है, 0 प्लस में ही जाना है, √x है वो, और यहाँ पे हम लोग 0 प्लस की ही बात करते हैं, तो 0 प्लस में ही रहना है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0/0 फॉर्म है, एलएच रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल तो लेबनीज थ्योरम, फिर लेबनीज थ्योरम के हिसाब से इंटीग्रेशन वाला जो है उसको हम लोग √1 माइनस एक्स बाई √x, 1 माइनस एक्स बाई एक्स, और फिर x का 1 माइनस 1 माइनस x² बाई x² और 2x, और नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे के 1/2√x। ठीक है, अब देखो यहाँ से x तो कट गया ये, और ये जो 2√x है ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एक √x भी कट जाएगा, यहाँ से x कट चुका था, यहाँ 2 बचा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2 1 माइनस x माइनस 4 √x √1 माइनस x² होगा। अब इसमें लिमिट डालो तो कितना आ रहा है, ये 2 आ जाएगा, मतलब उधर से भी 2 है इधर से भी 2 है, तो मतलब सैंडविच थ्योरम के हिसाब से इसका आंसर हो गया। समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्यू बी द क्यूब विथ सेट ऑफ वर्टिसेस x1 x2 x3। ठीक है, रियल नंबर है, और x1 x2 x3 सिर्फ वैल्यू 0 और 1 हो सकती है ना। एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइन्स कंटेनिंग द डायगनल्स, तो 6 फेसेस, और इसमें ना वो 0 1 की सारी पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्यूब बना लो x y और z एक्सेस के हिसाब से। उसके बाद फिर हम लोग f डायगनल और s जो है वो मेन डायगनल के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। ये है जैसे, तो अगर ये 0 0 ओरिजिन मान रहे हैं, ये वाला 0 0 0 और ये 1 1 1, ठीक है, ये x एक्सिस है तो 1 0 0, और ये हमारा हो जाएगा ये y एक्सिस है तो 0 1 0, और ये z एक्सिस है तो 0 0 1। ठीक है, इतना आप और भी लिख सकते हैं पॉइंट्स। अब इसने लेकिन बोला है कि 6 जो q है वो डायगनल जो 6 फेसेस पे है, मतलब ये जो ऊपर फेस है इधर वाला फेस है ना, जितनी 6 फेसेस है उनमें जो डायगनल है वो q बता रहे हैं। और एस क्या है, मेन डायगनल। मेन डायगनल का मतलब होता है कि ये कॉर्नर से नीचे जाना है तुम्हें, है ना। जैसे मान लो अगर ये ओ पॉइंट है और इसको ए बोल रहे हो, और ये
ए और एफ, ए और एफ मिलाओगे या ज़ीरो ओ और सी मिलाओगे तो तुम्हारा मेन डायगोनल वाला आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 lines L1 and L2 let D L1 L2 denote the shortest distance between them। अब शॉर्टेस्ट की बात करोगे तो इंटरसेक्शन अगर हो गया तो 0 0 हो सकता है, 0 हो सकता है ना, और इंटरसेक्शन हो सकता है क्योंकि अगर मान लो ये वाला ले लें और यहाँ से एक डायगोनल ए और सी वाला ले लें तो सी पे इंटरसेक्शन मिल जाएगा ए सी और ओ सी का, तो शॉर्टेस्ट 0 0 हो सक 0 है। अब उसने बोला है कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो मैक्सिमम क्या होगी जब वो वाला इंटरसेक्शन वाला नहीं लोगे तो वो मैक्सिमम मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस उसकी बतानी है तुमको। तो हमने क्या किया है कि एक तो यही वाला डायगोनल ले लिया, ठीक है, और एक कोई भी अपना डायगोनल ले सकते हो, जैसे जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ओ सी हो गया, तो इधर से हम लोग ये वाला ले सकते हैं, है ना। ये वाला, अब इनका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वेशन लिख दो और वो जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो लगा देंगे। तो जैसे इसकी इक्वेशन लिखनी है उसी की, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर के हिसाब से लिख रहे हैं आई प्लस जे, 0 0 0 से, तो लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के होगा, और फिर दूसरा आर वेक्टर होगा ये वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे लिख देंगे आई पॉइंट म्यू टाइम्स, इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस आई और प्लस जे, दोनों का अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 आई जे के 1 1 1 माइनस 1 1 0, ठीक। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आई 1 इंटू ज़ीरो, और ये माइनस माइनस आई हो गया, फिर माइनस जे 1 इंटू ज़ीरो, और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस जे, ठीक है। के के साथ आएगा 2 2 के, ठीक है। अब A2 माइनस A1 तो आई ही लग रहा है ना, आई है भी, आई डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, यही आंसर होने वाला है। तो अभी B1 क्रॉस B2 ये निकाला, आई डॉट करना है तो -1 अपॉन इसका क्या हो जाएगा 1 + 1 + 4 का मॉड 1/√6, ये आंसर हो गया, ठीक है, हो गया। तो सिंपल था, है ना, वो समझना था इसमें बस। चलो आगे, ठीक। लेट एक्स एलिप्स, ठीक है, और ये क्या है, पैराबोला है, उसका 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट देखने हैं, randomly chosen from x, then the probability that PQ are form a triangle whose area is पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी हमको जितने पॉइंट्स हैं ना वो सब निकालने पड़ेंगे कितने क्या हैं। तो हमें पहला हमारा इलिप्स, ठीक है, दूसरा, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अब इसमें मतलब हम लोग ये निकाल सकते हैं, वैसे ये पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे अगर x0 डालोगे तो y² इक्वल टू आ जाएगा, मतलब y0 डालोगे तो x² आएगा 8 8 मतलब 2√2, ठीक है, ये पॉइंट 2√2, 0 है। अब तुम्हें इंटीजर पॉइंट पता करने, और इससे तुम्हें कम चाहिए मतलब अंदर वाला पार्ट, और y² मतलब यही वाले जो इसके अंदर होगा ना, यहाँ पे, यहाँ ही पे देखना है तुमको, यहीं पे देखना है। तब ये 2√2 से अंदर जाओगे तो x में इंटीजर क्या मिलेगा, 1 और 2 मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा x वाला इंटीजर हुआ 1 और 2, ठीक है। ठीक है, तो 1 और 2 हुआ। अब इंटरनली देखना है, 0 0 वाला नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो वहाँ पे सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, तो अंदर वाले देखना है। अब जैसे 1 रख रहे हो तो 1 रखने पे यहाँ पे देख लो क्या आएगा, x के लिए 1 डालो, y² इज लेस देन 5, है ना। तो पॉइंट क्या हुआ, 1,0 हो सकता है, 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1, -1 हो सकता है, 1,
-2 हो सकता है, ठीक है। 1 के अकॉर्डिंग ये होगा, इसमें यहाँ रख के पता चल रहा है, ठीक है। अब 2 रख के, तो 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, ऐसे 2,-1 जो ऊपर वही नीचे भी मिलेगा, मिलेगा ना। यहाँ 1 के ऊपर चले जाओ, 2 के ऊपर और नीचे चले जाओ, यही पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे ऐसे हैं, एक्स एक्सिस, एक पॉइंट हमारा ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ऊपर हमारे 2 पॉइंट नीचे हो गए, ये 1 वाला पॉइंट है। फिर दूसरा जो है 2,0 के हिसाब से 1, 2, 3 और नीचे 1, 2, 3 होंगे, ठीक है। अब वैसे कितने पॉइंट हो गए ये, 7 और 5, 12 हो गए। तो मतलब अगर टोटल जो प्रोबेबिलिटी में तुम टोटल लिखते हो वो यहाँ पे तो 12C2 आएगा, सॉरी 12C3, 3 पॉइंट लेने हैं ना, ट्राइंगल बनाना है, 12C3 आएगा, ठीक है। अब उसमें हमें देखना है कि हमको वो वाला चाहिए जिसमें एरिया जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। अब ये देखो पैरेलल दोनों है ना, ये लाइन को, ये पॉइंट्स को लीनियर है, ये पॉइंट्स को लीनियर है। तो अभी ट्राइंगल बनाओगे तो कैसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है, यहाँ से ऐसे, या फिर उधर से भी आ सकते हो, ऐसे, है ना, यही बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमको अब ये देखना है कि एरिया पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा। तो जैसे ये हमारा ट्राइंगल एक, तो ये देखो अगर ये बेस है तो ये हमारा तो हाइट रह रहा है 1, ये 1 है। तो अगर मान लो ट्राइंगल बना रहे हो तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2, 1 और बेस। अब बेस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, बेस हमारा इवन होना चाहिए, तभी हमारा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिलेगी। अब बेस इवन के लिए तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इधर से कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, उधर से कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। तो अभी सबसे पहले इधर वाले के हिसाब से बेस यहाँ पे देख रहे हैं, और तो पॉइंट इधर होगा, तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, 7 थे, है ना। तो 7C1 यहाँ लिखा हमने, 7C1, एक पॉइंट इधर से निकाल लिया है। अब बेस तुमको चाहिए, बेस हमारा इवन होना चाहिए। तो देखो ये हमारा 1 यूनिट है, ये हमारा हुआ जिसमें 2 यूनिट आएगा। तो एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर हो, तो एक ये हुआ, फिर 2, फिर 3, बस 3 हो सकते हैं, है ना। तो 7C1 इंटू 3 प्लस, अभी यहीं पे चलते हैं 7C1, और उसके बाद अगर यहाँ 2 से 4 मिल जाए तो 2, यहाँ पे 3 हुआ था, फिर ये 4 है ना, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 4 मतलब वो उसका जो बेस है वो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग एक और लिख सकते हैं, 7C1 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे हमारा एक ही ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ये 4 जिसका बेस है, ठीक है, इंटू 1 प्लस। अब बात है कि इधर से एक पॉइंट निकालो और उधर से देखो, तो 5C1 लिखना है, 5C1 और 2 वाले, तो कितने पॉइंट थे ऊपर हमारे इसमें, यहाँ से है। तो देखो यहाँ से 2, ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, तो कहने वाला यहाँ तक मिलेगा। अब कितने पॉइंट थे हमारे, ये 7 थे, यहाँ पे आ गए हो 5, 5C1 इंटू 5, ठीक है। फिर 2 के बाद 4, तो 4 हमारा कब मिल रहा है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, यहाँ पे 4 ऐसे, यहाँ इस पॉइंट को मिला के ये 1, 2, 3, 4 और 5, इसको मिला के मिलेगा ना 4, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, 4 डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पे देखना है, फिर अगला वाला क्या होगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, फिर अगला वाला, मतलब 3 आएगा ये। तो अगले में लिखोगे 5C1 इंटू 3। अब 6 वाला इसमें बन सकता है। तो 6 वाले में क्या होगा कि यहाँ तक 4 हुआ, तब एक ही बनेगा, प्लस 5C1 इंटू 1, ठीक है। अब उसको ऊपर ऐड कर दो, नीचे क्या होगा, 12 इंटू 11 और 10/3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, 21, 7, 25, 15 प्लस 5,
कितना हुआ ये 25 15 हो गया 40, और 40 5 45, 45 और 7 52, 52 और 21 73, 220। समझ में आया? ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट P be a point on parabola y square equal to 4ax where a greater than 0, normal to the parabola at P meets the x-axis at point Q. The area of triangle PFQ where F is the focus is 120 दिया है, then slope m of, ठीक है। देखो इसमें वही है, पैराबोला तो हमें दिया ही है ना, ऐसा है, और हमें पता है कि एक नॉर्मल यहाँ से तुमने खींचा, इसने इसको यहाँ पे नॉर्मल टू द पैराबोला मीट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू, ये हमारा पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा -2am होता है अगर नॉर्मल का स्लोप m है तो। फिर f हमारा a,0 है। हाँ, तो इसमें अगर तुमको एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाइट और ये बेस चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू mx -2am -am क्यूब, है ना। अगर ये क्यू पॉइंट निकालोगे तो आएगा 2a प्लस am स्क्वायर कॉमा 0, है ना। अच्छा, तो एफ क्यू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो a प्लस am स्क्वायर। अब एरिया कितना हो जाएगा पी एफ क्यू का, हाफ, ये हाइट कितनी है 2am, मतलब हमें पता है a और m पॉजिटिव ही देखना है, तो 2am इंटू a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 120, ये दिया है, सही है। ठीक है, 2 कट गया, a स्क्वायर m 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब बात यह है कि हम लोग को अब इसमें पेयर पता करना है, तो पेयर में हम लोग देख सकते हैं कौन सा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जैसे मान लो a रखा 2 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m रखने पे 3, तो 12 और 10, ठीक है, सही सेटिस्फाई कर रहा है a2 और m3। फिर 1 3 नहीं करेगा, 2 4 नहीं करेगा, 2 3 कर रहा है, 3 4 भी नहीं करेगा, तो 120 से ज़्यादा होने वाला है। तो इसका मतलब ये आंसर है, ठीक है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये बस याद होना चाहिए नॉर्मल वाली इक्वेशंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, tan इनवर्स वो हमें पता है, इसकी रेंज है, देन द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अंडर रूट 2 tan इनवर्स tan x, इस इंटरवल में तुमको पता करना है, ठीक है। 1 प्लस cos 2x, तो इसको लिख सकते हो ना √2 mod cos x, √2 कट जाएगा, दोनों साइड ग्राफ बना के, अलग अलग फंक्शन टाइप है तो दोनों साइड ग्राफ बना के हम लोग इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, mod cos x, और ये वाले ओपन रखने हैं, ठीक है। अभी इसे बना देते हैं, ये हमारा π/2 है, इधर -π/2, फिर π/2 से 3π/2, 3π/2 -3π/2, ठीक। उसके बाद हमको बताना है tan इनवर्स tan x का ग्राफ, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ हमें पता है वैसे, है ना। यहाँ पे π/2, यहाँ पे -π/2 वैल्यू, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे इधर भी ये, यहाँ से यहाँ पे, फिर इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे 1 2 3,
आंसर इसका 3 हो जाएगा। 3 सॉल्यूशंस आएंगे। समझ में आया? ये बहुत सिंपल ग्राफिकली था, ये वाली गलती नहीं करनी है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, n ग्रेटर इक्वल टू 2 बी ए नेचुरल नंबर f 0 से 1 आर फंक्शन n 1 माइनस 2n x 2n दिया हुआ है तुमको ये सब। n इज सच दैट एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एफ एक्स इज़ 4, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की बतानी है हमें। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये हम लोग जब भी स्ट्रेट लाइन आता है ना तो ग्राफ के अंदर जो ट्राइंगल और ये सब बनता है ना उन्हीं से हम लोग एरिया निकालते हैं, इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि हमें ये दिया है कि 0 से 1। अब ये एफ एक्स की वैल्यू देख लो पॉजिटिव है कि क्या है। तो जैसे 0, मतलब इसका ग्राफ बना लेते हैं ना, स्ट्रेट लाइन ही तो है। स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट्स है, तो 0 पे वैल्यू कितनी इसकी n है, n। और फिर 1/2n पे वैल्यू इसकी 0 है, मतलब यहाँ पे यहाँ आ गए 1/2n। फिर 1/2n पे वैल्यू इसकी 0 है, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है। 3/4 n रखो यहाँ पे, तो 3/2 माइनस 1/2 2 फिर n आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये हमारा 3/4n है। उसके बाद यहाँ पे फिर वही बात है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, तो 3/4 रखो यहाँ पे। 1 माइनस 3/4 1/4 n वही आ रहा है, n आ रहा है, मतलब मैक्सिमम तुम्हारा n जा रहा है, यहाँ पे n है। और फिर 3/4 पे n है, फिर 1/n पे वैल्यू 0 है, तो फिर यहाँ पे 1/n पे वापस आ गए 0। फिर 1/n पे वैल्यू यहाँ पे 0 है, फिर 1 रखने पे n है वापस, मतलब n पे पहुँच गए। अब देखो एफ एक्स मैक्स कितना है, एन ही है। अगर एन निकल आएगा तो हमारा एफ एक्स मैक्स हो गया। अब बात ये है कि जब हम लोग ऐसा कोई फंक्शन पॉजिटिव भी है तो यहाँ पे 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स जो है वो दिया है 4, ये दिया है। तो क्या हम लोग ये ट्राइंगल के हिसाब से निकाल सकते हैं? अब इसका जो सम है वो वैल्यू 4 है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये n हाइट है, 1/2n इसका बेस है, तो n/4n। ठीक है, बेस का हाफ कर दिया। फिर इसकी n हाइट है, बेस हमारा 1/n माइनस 1/2n है, मतलब वो भी 1/2n है, n/4n प्लस इसमें कितना है, n हाइट है और 1 माइनस 1/n/2 करना पड़ेगा, तो n/2 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, n n n n ये 1/2 हो गया, उधर ले जाओ, इधर हो जाएगा n n माइनस 1, n n कट गया, n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2 7/2। तो n माइनस 1 इक्वल टू 7, n की वैल्यू आ गई 8। अगर n 8 है तो एफ एक्स मैक्स कितना है, वही 8 हो जाएगा इसका आंसर ग्राफिकली। जब भी स्ट्रेट लाइन और ये सब आता है और एरिया की बात होती है हमेशा ग्राफिकली ही सोचा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, इस सीरीज़ का क्वेश्चन है 7 5 5 5। यहाँ पे आर वो जो 5 है वो तुम्हारा आर टाइम्स है, आर प्लस 2 डिजिट्स है। ठीक है, कंसीडर द सम, और इस एच की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। करते हैं। अब जैसे इसका ये हम लोग निकाल लें क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ रही है हमें यहाँ पे। एक ये जनरल टर्म है इसका, है ना, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अभी इसके हिसाब से क्या लिखा है, 7 इंटू 10 की पावर कितने टर्म है, आर प्लस 2 है तो 10 की पावर आर प्लस 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर आर प्लस 5 इंटू 10 की पावर आर माइनस 1 करते करते 5 इंटू 10। ठीक है, और 7 ये लिखा है। बीच वाला देखो जीपी है, ये जीपी का सम लिखा जा सकता है, तो लिखोगे 7 इंटू 10 टू दी पावर आर प्लस 1। ठीक है, प्लस 5 50 हो जाए, 5 इंटू 10 50, मतलब ये कितने टर्म्स हैं, ये आर टर्म्स हैं, है ना, आर टर्म्स है, तो 10 टू दी पावर आर माइनस 1
अपॉन 9 प्लस 7, ये तुम्हारा इसका वैल्यू लिखी है। अब r अगर हमारा 99 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखते हैं, इसको मिलाना पड़ेगा। तो r अगर 99 हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 7 इंटू 10⁻100 प्लस 50/9 है ना, और 10⁻99 -1 प्लस ये होगा। ये हमें बस यहाँ पे समझना है। अब देखो s की वैल्यू निकालेंगे। ये जो s है इसका जनरल टर्म अगर हम लोग लिखें, यही चीज़, ये जनरल टर्म है, तो s इज इक्वल टू सिग्मा 7 इंटू 10⁻r+1 प्लस 50/9 10⁻r-1 प्लस 7। r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाना है, r हमारा कितना है 98 है लास्ट में, है ना। तो इसका मतलब r की वैल्यू 0 से लेके 98 तक लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, r के लिए 0 से लेके 98 तक। ठीक है, चलो अब अगर इसका सम निकाल दोगे तो वही ऐसे ना, निकाल दो अब जीपी। 7 इंटू ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म 0 रखने में 10 आ रहा है तो 10, और फिर 10⁻99 -1 अपॉन, सही लिखा है, ठीक है। सेकेंड जो टर्म है 50/9, अंदर सॉल्व कर लो, 10 की पावर r इक्वल टू 0, 1 इंटू 10⁻, कितना है 99 -1 अपॉन 9 -1 लिखा है तो 199 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 799, सही लिखा है इतना। ठीक है, अब देखो हमें अगर ये बना दिया हमने, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वही हमें चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 9 को एलसीएम ले लिया है ताकि एक 50/9 वाला टर्म रहे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 एलसीएम लेगा तो 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 10⁻100 -70, सही लिखा है, प्लस 50/9 10⁻99 -1, ठीक है, माइनस 50 इंटू 11, ठीक, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं एक 9 हमने एलसीएम लिया था, और ये 50/9 अगर यहाँ से जाएगा तो 9 इंटू, है ना, और एक 9 एलसीएम हो गया है तो 9 इंटू 99 इंटू 50, ठीक है, प्लस 7 इंटू 99 इंटू 9, समझ में आया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 9 हमने एलसीएम लिया तो 9 यहाँ से आ गया, ये 9 आ गया, 50 का मल्टीप्लाई हुआ 50/9 10⁻99 -9 ये बन गया, और यहाँ पे 50 इंटू 99 हो गया, फिर यहाँ पे हुआ 7 इंटू 99 उसकी वजह से था, और इंटू 9, ठीक है, ठीक है। अब देखो वहाँ चाहिए क्या हमें, ठीक है, ये वाला टर्म हमको चाहिए जिसको हमें लिखना है वहाँ पे, है ना, ये वाला टर्म, तो ये हमारा हो गया। फिर ये टर्म चाहिए, ठीक है, ये भी लिखना है हमें, और प्लस क्या चाहिए 7, +7 कर दिया, और -7 कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा जो टर्म है इसको हमने प्लस मिला के, ये पूरा जो टर्म है वो हमारा कितना हो गया, वो हमारा हो गया ये पूरा वैल्यू 7,555,99, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से अब ये हमको निकालना है m की वैल्यू, जो बची हुई वैल्यू है ये यहाँ पे 70 और 99 इंटू 50 और 7 इंटू 99 इंटू 9। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 100 करके, तो हो जाएगा ये हमारा 100 -1 है,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 और फिर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये चला गया है, तो अभी 70 है यहाँ पे, है ना, और ये 5000 यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। -70 माइनस 5000 प्लस 50 प्लस 6300 माइनस 63 माइनस 7, ये ऊपर आ टर्म है, इसी को हमें चाहिए, और नीचे 9 तो मिल ही रहा है, 5000 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5077 और 63 और ऐड कर दो, तो 5077 63 5140 माइनस का, और प्लस क्या है 6300, सही है, और 50 भी है उसमें, ठीक है। अब माइनस करो, 0 5 2 ये आ रहा है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 10 लिखा है और ये 9 लिखा है, तो 1219 आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो जीपी का क्वेश्चन इसी तरह से फिर हम लोग ने सॉल्व कर दिया। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ए दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ n। पॉजिटिव इंटीजर मतलब रियल की वैल्यू बात हो रही है, रियल की बात हो रही है, तो इसमें क्या है कि हम लोग का ऐसा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग इमेजिनरी पार्ट 0 करके जो वैल्यू आएगी वो रियल ही होगा, तो वही देखना है हमें। चलो देखते हैं, 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा आई, ठीक है, आई साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा, 7 प्लस 3 आई कॉस थीटा, 7 प्लस 3 आई कॉस थीटा, ठीक है। और उसमें अब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हमें देखना है, तो 1967 इंटू 7, ये इंटू 7 है, प्लस आई आई मल्टीप्लाई माइनस 3 1686 इंटू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और फिर इमेजिनरी पार्ट भी देखना है, तो इमेजिनरी पार्ट में आएगा आई इंटू 7 इंटू 1686, है ना, और इसके साथ 3 कॉस थीटा, या साइन थीटा भी है, 3 फिर 3 कॉस थीटा और 1967, ठीक है, अपॉन 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। वो जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसको 0 करना है हमें, तभी हमारा वो रियल पार्ट वाली चीज़ बनेगी और फिर हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या बन रहा है, 7 इंटू 1686 साइन थीटा प्लस 3 इंटू 1967 और कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, 7 से कट रहा है, ये काट दो, 281, और ये 3 से भी कट रहा है, ये तो -हाफ, ठीक है। tan थीटा -हाफ हो गया। अब साइन थीटा क्या हो सकता है, एक, अब साइन और कॉस में कोई एक पॉजिटिव है कोई एक नेगेटिव है, अब जो मर्जी है तुम जैसे भी लेना, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव या साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√5 और -2/√5, ये होगा। चलो अब वहाँ पे वैल्यू डाल दो, जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी तो तुमने 0 कर दिया, तो रियल पार्ट में देखते हैं,
तो 1967 के फैक्टर भी देख लेते हैं। 1967 को लिखोगे 49 इंटू 281, ठीक है, माइनस 1686 को भी लिख सकते हैं हम लोग 562 या 281, कितना हो जाएगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 281 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ठीक है। तो कितना हो गया ये, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा जैसे 1/√5 है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 -2/√5 है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, 281 कॉमन हो रहा है, नीचे से भी लिख लेते हैं। नीचे हमारा 49 + 9 cos स्क्वायर थीटा 4/5 है, 281 कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 ऊपर प्लस 339 और 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 4/5, और नीचे भी 49 + 9 इंटू 4/5 है। ठीक है, ये कट गया, आंसर कितना हो गया, 281 हो गया सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, लेकिन इजी क्वेश्चन में जाएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लेट P बी द प्लेन √3x + 2y + 3z = 16 एंड अल्फा, ये हमारा एक क्या कहते हैं, इसका यूनिट वेक्टर दिया है, और अल्फा + बीटा + गामा जो है वो उससे डिस्टेंस 7/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही वाला देख लेते हैं, √3 अल्फा + 2 बीटा + 3 गामा = 16 है, सॉरी डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, -16 अपॉन 4 = 7/2, 14। तो ये √3 अल्फा + 2 बीटा + 3 गामा = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, या फिर √3 अल्फा + 2 बीटा + 3 गामा = आएगा 30। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो है वो देखो यहाँ पे, मतलब 1 के हिसाब से जाओगे तो 1 से तो तुम छोटा ही रख रहे हो ना, माइनस में भी चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, -1 से इधर रखना है, तो क्या ये वैल्यू 30 तक पहुँच जाएगी, नहीं पहुँचेगी, तो क्या ये हमारा सही लिखा है। चलो अब इसका देखते हैं यूज़ कैसे आएगा। u v w v 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर इन सच दैट u - v v - w w - u। ये तो ऐसा कुछ है कि 3 हमारे, है ना, रिजल्टेंट हैं सब्ट्रैक्शन वाले जो लिखते हैं, और इन तीनों का सही है, सेम है। तो ये अगर मान लो u v w के हिसाब से u - v v - w w - u बनाओगे, तो ये कुछ हमारा ऐसा बनेगा इक्विलेटरल टाइप का u है v और w, तो u - v, u फिर v - w w - u, ये तीनों सेम है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो ठीक है, इसके बारे में हो गया। लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय वेक्टर u v w। अच्छा ठीक है, और हमें यहाँ से u v w जो है वो इसी में s में है, तो mod u mod v और mod w, ये तीनों वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। ठीक है, चलो, और हमको चाहिए क्या, हमको u डॉट v क्रॉस w अगर पता चल जाए, मतलब बॉक्स जो होता है यही होगा ना, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम, ये हमें बस पता करना है, ये v है, उस v की वैल्यू इसमें डालनी है। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कहाँ से ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, अब ये अगर बात करो तो ओरिजिन वाली चीज़ है, ओरिजिन से u v w अगर बनेगा तो उसके हिसाब से बना हुआ है ऐसा। ठीक है, ओरिजिन से हिसाब से, तो अब देखो ओरिजिन को भी हम लोग लाएंगे, तो उसके अब क्योंकि हमें इसका पैरेलल पाइप का
वॉल्यूम चाहिए तो हमें उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेन 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 हमारा √3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16 है, ठीक है। तीनों जो पॉइंट हैं वो इसी से हैं, तो तीनों से डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी। अब वो तीनों ही पॉइंट इस पे लाई करेंगे तो ये हमारा क्या है, एक और प्लेन दिखा रहा है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा को एक्स वाई जेड एक और प्लेन दिखा रहा है, उस प्लेन में हमारे वो तीनों यू वी डब्ल्यू जो पॉइंट है ना वो सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे मान लो वो प्लेन है पूरा। अब उसका बन रहा है तुम्हारा, वो जो तीनों को मिला रहे हो तो वो क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना। ये प्लेन ऐसे है तो ये तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे है ना, ठीक है। अब ओरिजिन को देखना है, ओरिजिन क्योंकि ओरिजिन को लाना है हमें, तो ओरिजिन अभी कहाँ सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन हमारा इधर होगा या ऊपर होगा। तो प्लेन के रिस्पेक्ट में हम लोग ये पॉइंट के बारे में बता सकते हैं ना। अगर अल्फ़ा बीटा गामा जिधर है, तो अगर इसमें अल्फ़ा बीटा गामा अगर मान लो इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे √3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू 2 माइनस 16, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। अल्फ़ा बीटा गामा रखने पे लेस देन 0 आ रहा है ना इसमें, तो ओरिजिन रखने पे भी लेस देन 0 आ रहा है। तो ओरिजिन और अल्फ़ा बीटा गामा जो है सेम साइड होंगे। अगर यहाँ पे तुम रख रहे हो √3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 16, और इसकी वैल्यू तुमने रखी है 2, तो 2 माइनस 16 मतलब लेस देन 0। और ओरिजिन रखने में भी क्या आ रहा है, माइनस 16, तो ओरिजिन और वो पॉइंट से सेम साइड पे है ना, ठीक है। और तीनों की डिस्टेंस सेम है। और हम लोग एक और चीज़ बता सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको तुम मॉड को ओपन करोगे स्क्वायरिंग करके, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 यू डॉट वी, है ना। ऐसे वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2 वी डॉट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू डॉट डब्ल्यू, है ना। तो इसमें यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू और यू डॉट डब्ल्यू सब सेम है। तो ओरिजिन के इसमें वो जो तीन है ना, वो भी तुम्हारे तीन बहुत सिमेट्रिकल टाइप से निकले हुए हैं। मतलब यहाँ से, अब यहाँ से ओरिजिन है तो इससे डिस्टेंस कितनी है इसकी, देखो इससे ओरिजिन की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। यहाँ तक ये 7/2 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये हमारा यू वी और डब्ल्यू था। तो ये ऐसे अगर बनाएंगे हम लोग, सही है ना, इतना टेट्राहेड्रन बन रहा है। तो टेट्राहेड्रन का एरिया क्या होता है, अगर यहाँ पे वो बोल रहा हो तो 1/6 यू वी डब्ल्यू ही हो जाएगा ना। यही होगा ना। और उसको क्या लिख सकते हो, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो हाइट पता है तुम्हें, हाइट पता है 1/2 है, हाइट 1/2 है। एरिया ऑफ बेस अगर निकल आए तो यहाँ फिल करके हम लोग यू वी डब्ल्यू पता कर लेंगे, उसके बाद भी जो चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड अगर पता चल जाए तो हो गया काम, है ना। ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 1 है, ये 1 डिस्टेंस है, ये हाफ है यहाँ तक, और ये 1 है। तो इसका मतलब हम लोग ये निकाल सकते हैं इतना, मतलब एक ट्रायंगल ऐसा कुछ है जिसमें ये हमारा 1/2 है, ये 1 है, तो ये निकाल सकते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 1 माइनस 1/4 √3/2। अब ये हमने निकाला है, तो ये क्या है, हमारी वैल्यू आ गई। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो तो हमारा ये पॉइंट आ गया इतना, ये √3/2 है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये √3/2 cos 30 इतनी डिस्टेंस होगी, मतलब 3/4। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, तो साइड जो हो गई वो कितनी आ जाएगी, 3/2 हो जाएगी ना। पूरी साइड 3/2 हो जाएगी, 3/4 आधा था तो 3/2 साइड हो गई। अब एरिया ऑफ बेस भर सकते हैं, √3/4 यहाँ पे लिख सकते हैं ना, √3/4 और 3/2 का होल स्क्वायर।
सही है, ठीक है। अब देखो जो काटना है उसको काट दो, 6 यहाँ से कट गया, 3 और 2 कितना आ गया, 9√3/16। ये हमारा इसकी वैल्यू है जो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, v था। अब क्या निकालना है, 80/√3 इंटू वी, 80/√3 इंटू वी, वी हमारा 9√3/16 है, √3 और 5 मतलब कितना हो गया 40, ये आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इमेजिन वाला मतलब वाला क्वेश्चन है, तो ये इसमें क्या है, टाइम भी लग सकता है, इमेजिनेशन अगर ठीक नहीं है तो ये गलत भी हो सकता है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बाइनोमियल का क्वेश्चन है और थोड़ा सिंपल है, ए बी टू नॉन जीरो रियल नंबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 के लिए इसमें तुम लिख लो पहले 4c(r) a की पावर 4 माइनस आर एक्स की पावर 8 माइनस 2r है ना, 70 की पावर r, 27 b की पावर r x की पावर r। तो 8 माइनस 3r इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, 8 माइनस 3r ना, तो कितना हो जाएगा r की वैल्यू 1। तो इधर से क्या आ गया 4c1 a³ और 70 27b हुआ, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5 इसमें, तो अब इसमें 7c(r) a⁻7 माइनस आर एक्स की पावर r -1 की पावर r b की पावर r, सॉरी ये 7 माइनस r होगा, 7 माइनस r b की पावर r x की पावर 2r। तो इसका मतलब 7 माइनस 3r, देखो x की पावर बन रही ना, 7 माइनस 3r बन रहा है, वो 7 माइनस 3r कितना होना चाहिए हमारा -5, तो r कितना हो गया 4 हो गया, तो मतलब इधर से क्या जाएगा 7c4 a³ -1 की पावर 4 तो 1 हो गया b4। ये आपस में दोनों बराबर है, उसको इक्वेट कर दो, 4c1 a³ 70/27b 7c4 a³ b की पावर 4, a³ और a³ 4c1 और एक b काट दो, जीरो तो है नहीं, बी काट दिया हमने, ठीक है, और रख भी नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 7 6 5 4 कट गया, 3 × 2 b³। ठीक है, यहाँ पे 7 5 और 2, इसको 6 को लिख देंगे 2 × 3, तो 7 5 2 ये कट गया, तो ये इधर जाके 8b³ इज इक्वल टू 27 आ रहा है, मतलब 2b की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो जाएगी, तो आंसर इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रियल नंबर कंसीडर द ये, और उसके बाद हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसको हम लोग रैंक वाले मेथड से कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है ना। रैंक में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब 1 होता कुछ नहीं, वो सॉल्विंग है बस, जैसे एलिमिनेशन करते वही वाला है, 1 0 अल्फा 11 2 -3 बीटा गामा, ठीक है। अब इसमें हमको यहाँ यहाँ और यहाँ 3 जगह 0 चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग z और उन सब की वैल्यू पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे r2 माइनस r1 कर देंगे और एंड r3 माइनस 2r1 कर देंगे, तो यहाँ पे बनेगा 1 2 1 7 0 -2 अल्फा -1 4, ठीक है। यहाँ पे -3 और 2 का प्रोडक्ट -7, ठीक है, बीटा -2 गामा -14, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट इधर कांस्टेंट हम लिख के फिर सॉल्विंग करते हैं। अब ये वाला टर्म और 0 चाहिए हमें, तो एक बार और करने वाले हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे r3 को चेंज करना है, r3 माइनस यहाँ पे 0 करना है, कितना लिखे 7/2 r2, ठीक। तो क्या बन जाएगा इसमें 1 2 1 7
0 माइनस टू, अल्फ़ा माइनस वन, 4, 0 0। ठीक है, इसमें अलग से लिख रहे हैं बीटा माइनस टू माइनस 7/2 अल्फ़ा और प्लस 7/2। ये इसके नीचे वाला टर्म है, फिर 4 के नीचे वाला अलग लिख रहा है। गामा माइनस 14 माइनस गामा माइनस 14 और माइनस 8/2 माइनस 14, ये आ रहा है। अब देखो ये हम लोग एलिमिनेशन करते हैं, ये z का कोफिशिएंट बचता है, इधर कांस्टेंट टर्म है, और फिर ऊपर ये y है, ये z है। अगर वापस तुमको इक्वेशन लिखनी है तो फिर ये लिखा है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7 माइनस 2y प्लस जेड इंटू एल्फा माइनस 1 इक्वल टू 4 और बीटा माइनस 2 और इसको और क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 3, देखो कितना है, हाँ ठीक है, बीटा माइनस, यहाँ पे अगर 2 एलसीएम ले लो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 माइनस 4 3, तो बीटा माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 3/2, ये z के साथ है, इज इक्वल टू क्या लिखा है, गामा माइनस 28, ये लिखा है। अब फाइनली अगर ये लिखना नहीं पड़ता, यहीं से हम लोग पता कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं, बीटा की वैल्यू अगर ये हो गई है ना, और गामा 28 हो गया, तो फिर कितना आ रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन ना, 0 ये 0, इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो p का क्या हो गया, 3 हो गया, p का 3 है। ठीक है, उसके बाद बीटा की वैल्यू अगर ये हो गई और गामा 28 नहीं है ना, बीटा की वैल्यू अगर ये हो गई तो 0 हो जाएगा, गामा 28 तो नो सोल्यूशन, तो q का क्या हो जाएगा, 2 r और s। बीटा की वैल्यू ये नहीं है, मतलब ये 0 नहीं है, ठीक है, और गामा की वैल्यू 28 भी नहीं, ठीक है, पर अल्फ़ा 1 है, तो अल्फ़ा 1 है तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 डालने पे y कितना जाएगा, -2 आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, अल्फ़ा 1 डालने पे y -2 हो गया। अब यहाँ पे तुमने अल्फ़ा 1 डाला है, तो अभी x कितना है और z देखना पड़ेगा, तो z तो हमारा 0 नहीं है ना, गामा के लिए 28 नहीं है, बीटा के लिए ये भी नहीं है, तो z हमारा 0 नहीं है। अब यानी इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है इसमें, यानी r का हम लोग 1 बोल सकते हैं, क्योंकि z 0 नहीं है। s वाला देखो, अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 1 है तो y कितना है, -2 है, ठीक है, अल्फ़ा 1 है, y -2 हो गया। उसके बाद गामा 28 है तो z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये सही लग रहा है, तो s का 4 है। ठीक है, P3Q2 R1 S4 ये आ रहा है, ये समझ में आया, ये जो आया है इसी से हमने पता कर लिया है। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द गिवन डेटा। अब ये वाला तो बहुत सिंपल सा है, पहले वो क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पहली बार आया है ना, इसका स्टैट्स का, तो बहुत ही सिंपल दिया है। ठीक है, अब इसमें जो है ना टेबल बना के कर लो, जैसे हमको फ्रीक्वेंसी लिखना है और एक्स लिखना है, एक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, है ना, 3 4 5 8 10 11 ऐसे लिख लिया, 3 4 5 8 10 11, और फ्रीक्वेंसी भी उस हिसाब से लिखो, तो 3 की क्या थी, 5 थी, 4 की क्या है, 4 है, 5 की 4 है, और 5 की 4 है, 8 की 2 है, 10 की 2 है, 11 की 3 है। इसको अगर निकालोगे तो कितना है, 20, है ना, और अगर मीडियन इसका मीन निकालोगे तो सिग्मा एफ एक्स आई एफ आई करना है तुमको, एक्स आई एफ आई निकाल के फिर ऐड कर दो, तो कितना 15 16 20 16 20 और 33, कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 14 14 14 6 20 20 का 2 हो गया, 3 2 5 1 6 2 8 2 10 10, है ना, 10 2 12, तो इसका आंसर आ रहा है 120
तो 120/20 है ना, 6 हो जाएगा, 6। तो P का 3 हो गया, P का 3 हो गया। Q का मीडियन, मीडियन हमारा क्या होता है, अगर ऐसे लिखा है तो 20 का बाई 2 करो, 10 आ रहा है। और 10, अब क्योंकि 10 और 11 दोनों देखना है, तो 5 4 9 तो यही हो गया था। 10वां नंबर 5 है और 11 नंबर भी 5 है, तो मतलब दोनों को सम करो तब भी 5 है, तो Q हमारा 2 है। तो P3Q2। अब R1 और S में R को देखना है, S तो तुम्हारा 5 ही होगा ना। देखो ऑप्शन के हिसाब से P3Q2 दिख रहा है इसमें, तो कभी एग्जाम में ऐसे भी देखना है हमें। तो R हमें देखना है, R मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ अबव डेटा, ठीक है। मीन तुमने निकाल लिया, x बार हमारा 6 आ रहा है। तो मीन जो होता है ना, xi x बार अपॉन ये लिखना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ये इसका आंसर निकालोगे तो यहाँ पे लिखना है xi माइनस एक्स बार। तो 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 6 5, ये लिख दिया। फिर इनका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है मॉड लगा के। 15 8 4 4 8 15/20 कितना हो गया, 30 30 20 50 54 54/20। तो कितना हुआ ये, 2.7। तो एस का ए का बाकी इसके लिए मीडियन के लिए फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है, अगर मीडियन तुमने निकाला है, कितना निकाला है, 5 निकाला है ना, 5। तो फिर लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम मॉड अपॉन सिग्मा एफ आई। इसका आंसर निकाल लेंगे, आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन के हिसाब से आ रहा है, तो आर का 4 है, P3Q2 मिल गया था, तो यही बचा। एस का फिर 5 ही होगा, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लेट L1 L2 बी द लाइन्स, ठीक है, दो लाइन दी गई हैं। एक्स बी सेट ऑफ ऑल प्लेन्स एच दैट कंटेन्स द लाइन L1, बहुत सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं। फॉर ए प्लेन एच लेट डी एच डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L2 एंड एच। लेट एच नॉट बी ए प्लेन एक्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। देखो दो लाइन दी गई हैं, है ना, एक लाइन ऐसे है, अब वो उसका देख सकते हैं हम लोग, जीरो तो है नहीं, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। एक लाइन हमारी ऐसे क्रॉस भी बना के ऐसे बन रही है, ठीक है। अब जो पहली लाइन है L1, ये वाली L1 है, इसको कंटेन करने वाले बहुत सारे प्लेन हैं, ये भी है और ये खुद बोर्ड एक प्लेन है, इसको कंटेन कर रहा है। अब बोर्ड अगर प्लेन है, तो अगर इस लाइन से इस पॉइंट, इसके पॉइंट से अगर तुम डिस्टेंस निकालोगे, है ना, डिस्टेंस विद द पॉइंट ऑफ L2 एंड H, स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर देखो ये वाली की बात करोगे तो जीरो ही आ रहा ना, ये कट कर जाएगी लाइन, मतलब प्लेन के हिसाब से। अगर मान लो ऐसे जा रहे हो, तो ये दोनों अगर एक प्लेन में है तो वैसे तो कट कर रही हैं। मान लो अलग अलग है ना, ये लाइन बाहर आ रही है, वो अंदर जा रही है, तब भी अगर तुम एक लाइन को, अगर ये है, इसके हिसाब से बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं। तो जैसे ये लाइन जा रही है, अगर ऐसे जाओगे तो ये प्लेन कहीं ना कहीं कट कर जाएगा, है ना। तो कहने मतलब अगर बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जीरो आ सकती है। अब मैक्सिमम के लिए तुम्हें देखना है कि प्लेन हमें क्या रखना चाहिए। तो ऐसा कुछ है कि मान लो हम लोग ऐसा देख लें कि यहाँ से यहाँ तक कि 90 डिग्री, है ना, और ये ऐसे मान लो ये अंदर जा रहा है और ये इस पे है, ये येलो वाली लाइन अंदर जा रही है और ये ऐसे प्लेन है, मतलब इस लाइन है, ये ऐसे करके एक लाइन येलो लाइन है, वाइट लाइन ये है, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो मैक्सिमम यही हो सकती है, अगर यही तुम प्लेन बना दो बाहर से ऐसे निकलते हुए और ये लाइन हमारी, तो यही हमारी जो डिस्टेंस है ना, यही मैक्सिमम हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि तुमको इन दोनों लाइन का बीच का क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई यही तुम्हारा DH0 हो जाएगा, है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या निकालना था, B1 क्रॉस B2। B1 1 जी के 1 1 1 और 1 0 1, कितना हो जाएगा, 1 I
माइनस जे के साथ आएगा 1 0 कट जाएगा, के साथ आएगा 1 0 माइनस माइनस के, ये आएगा। और फिर a2 माइनस a1, उसमें 0 हुआ तो 0 0 0 है, जे माइनस के हो जाएगा, डॉट कर दो तो जो डिस्टेंस आएगा डी एच नॉट, मैक्स निकाल ही रहे हैं वो, इनका डॉट कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और अपॉन इसका डिस्टेंस मॉड v1 क्रॉस v2 √2, तो ये जो √1/√2 इसका p का 5 हो जाएगा, है ना, p का 5, ठीक है, p का 5 हो गया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 012 फ्रॉम h0, h0 अब प्लेन बताना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सा है। तो h0 हमारा यही वाला प्लेन था ना, कंटेनिंग ऐसे, और इसके तुम्हारा पैरेलल होना चाहिए, ये प्लेन ऐसे और लाइन ऐसे, तो पैरेलल प्लेन है ना, लाइन के पैरेलल प्लेन, ठीक है। तो लाइन के पैरेलल प्लेन निकालना है तुम्हें, तुमने क्या निकाला है, अब ये जो तुमने इसका जो b1 क्रॉस b2 निकाला है, क्या यही हमारा प्लेन के नॉर्मल डी होगा? ये प्लेन था, एक लाइन थी, इसका तुमने b1 क्रॉस b2 निकाला, तो ये हमारे देखो नॉर्मल के डी आ रहे हैं। तो नॉर्मल के अगर डी आ रहे हैं तो, और पॉइंट अगर पता चल जाए, पॉइंट तो तुम्हें क्या दिया, 0 0 0 दिया है, तो यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वेशन ऑफ h0 1 x माइनस 0 0 y माइनस 0 -1 z माइनस 0, तो x माइनस जेड इक्वल टू 0, यही प्लेन आ रहा है ना, यही प्लेन आ रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ 0 1 2 से अगर h0 की डिस्टेंस निकालो कितना होगा, 0 x तो 0 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2/√2, ये वाला अगर निकालोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा -2 डिवाइडेड बाई √2, तो √2 हो गया, तो q का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद p5 हो गया, q4 हो गया, वैसे तो अब आंसर हमारा दिख गया है, b आने वाला है, देखो p5 q4 से। बाकी डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन तो इस पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो r का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो r का 3 है। डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम द पॉइंट इंटरसेक्शन विद y इक्वल टू z, x1 है, तो अगर x1 हो गया तो z क्या हो जाएगा 1, और y भी क्या हो जाएगा 1, तो अभी ओरिजिन से अगर तुम डिस्टेंस निकालो 1 1 1 की, तो √3 आएगा, तो मतलब s का 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया b। समझ में आया? थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला काम है इसमें, है ना, तो मैक्सिमम के लिए हमें देखना था। चलो नेक्स्ट, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, mod z cube 2z square 4z conjugate -8 where z denotes the complex conjugate of z, imaginary part z भी नॉन ज़ीरो, तो उसके बाद ये पता करना है, तो हमें z पता अगर चल जाएगा तो फिर हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। mod z क्यूब मतलब लिखते हैं r क्यूब हो जाएगा, 2z स्क्वायर, z स्क्वायर में अगर वो डिमाइवर याद है तो ऐसे अंदर ला सकते हो ना, तो 2r स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, डिमाइवर का यही होता है कि पावर अगर है ना तो उसमें क्या होता है अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा सिंपल होने लगता है। 4r cos थीटा माइनस i sin थीटा -8 इक्वल टू 0 लिखा है। रियल पार्ट 0 कर दो, इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो, रियल पार्ट क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, तो इमेजिनरी में देखो क्या मिल रहा है 2r स्क्वायर sin 2 थीटा माइनस 4r sin थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा कॉमन हो गया, 4 भी कॉमन हो गया, r भी कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा cos r cos थीटा -1। देखो sin थीटा 0 है नहीं, क्योंकि sin थीटा अगर 0 होता तो उसने बोला ना इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो है, तो साइन मतलब r cos थीटा प्लस i sin थीटा में sin थीटा 0 नहीं है ना, sin थीटा 0 नहीं है, तो cos थीटा कितना हो गया 1/r हो गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। रियल पार्ट क्या है इसका, r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर cos 2 थीटा को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और -8 और प्लस 4r cos थीटा,
ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू डालनी है आर क्यूब प्लस 4 आर स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सही से। 2r² 2 1/r² माइनस 1 और -8 प्लस 4 आर कॉस थीटा 1 है तो प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आर क्यूब प्लस 4 माइनस 2r², ठीक है, और -8 प्लस 4, वो दो को कट गया, 4 4 8, r² कॉमन r-2, r² 0 है नहीं तो r की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। है ना, r की वैल्यू 2 आ गई, मतलब मॉड जेड स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो अब मॉड जेड स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये p का 2 हो गया। ठीक है, चलो अब r अगर पता है 2 है तो cos थीटा कितना हो गया, 1/2, मतलब थीटा क्या हो गया, या तो cos साइन प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी होता है। z हमारा क्या हो सकता है, z हमारा हो सकता है r 1/2 प्लस माइनस आई √3/2, है ना, मतलब 1 प्लस माइनस आई √3 हो सकता है। ठीक है, अब z माइनस जेड कॉन्जुगेट, अब अगर मान लो z माइनस जेड कॉन्जुगेट लिखते हो तो क्या लिखते हो, 2 टाइम्स इमेजनरी आई, इमेजनरी पार्ट मॉड ही तो निकालना है, तो इमेजनरी पार्ट क्या है इसका, √3 है ना, उसका 2 टाइम्स कर दिया 2√3, है ना। इसका ये मतलब है कि अगर तुम 1 प्लस आई √3 जेड मान रहे हो तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया, 1 माइनस आई √3, तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया, 2 आई √3, और उसका मॉड निकालना है तो 12 हो गया ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12, तो क्यू का क्या हो गया 1, पी 2 है क्यू 1 है। अब इसमें देखो मॉड जेड स्क्वायर 4 था, अब z प्लस जेड कॉन्जुगेट करोगे तो 1 प्लस 1 2 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 8, तो r का क्या हो जाएगा 3, है ना, r का 3 हो गया। मॉड z प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस माइनस आई √3, इसका मॉड का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा, तो s का क्या हो गया 5। समझ में आ गया, समझ में आया, चलो ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन थे ऐसे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करने लायक थे, तो इस वजह से इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा इजी साइड में रहा है मैथ्स का। ठीक है, बाकी हम लोग पेपर 2 फिर सॉल्व करेंगे, उसको भी देखना, लेकिन हाँ क्वेश्चन सब ठीक ठीक हैं, ये अगर सॉल्व करोगे तो आगे तुम्हें आगे वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनमें हेल्प मिलेगा।